हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन पीसीबी के यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 2020 क्वेश्चंस करने वाले हैं सॉल्व। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड ऑफ। तो ये कौन से चैप्टर से है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से है ना। तो सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड ऑफ यानी कि कवक की कोशिका भित्ति है ना। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की, काइटिन की, पैक्टिन की, लिग्निन की। तो ये क्वेश्चन हमारा PYQ है ना। ये हमारा अब की बार यानी 2025 में ही पूछा गया था क्वेश्चंस। तो कौन सा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, काइटिन का बना होता है कोशिका भित्ति। किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो काइटिन का बना होता है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या करा, स्ट्रोमा एंड ग्रेना आर पार्ट्स ऑफ, यानी जो स्ट्रोमा और ग्रेना है ये किसके पार्ट है। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, क्लोरोप्लास्ट। बी ऑप्शन कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। सी ऑप्शन कह रहा है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। और डी ऑप्शन कह रहा है राइबोसोम। तो कौन सा होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं मैं तो इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल है ना, पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछ चुका है, पावर हाउस ऑफ सेल यानी जो कोशिका होती है इसका क्या, पावर हाउस है ना, ऊर्जा ग्रह बोले हिंदी में। तो एंड इसके बाद मैं बात करूं न्यूक्लियस यानी केंद्रक की, और है राइबोसोम की। तो राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, राइबोसोम है ना, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा होते हैं। तो ग्रेना और स्ट्रोमा होते हैं किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, जो कि पौधों को क्या करता है, पौधों को हरा, मतलब पौधे की पत्तियों को हरा बनाए रखता है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा शानदार शानदार क्वेश्चन है। एंड आपको आई थिंक आपको इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर पता भी होंगे, बट ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बहुत अपने एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, PPLO मीन्स। तो PPLO को हम क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा है ना। PPLO को सबसे पहले हम कहते क्या है, माइकोप्लाज्मा, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता यानी कि इसमें केंद्रक नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है ना। और ये सबसे छोटी जीवित कोशिका मानी जाती है एंड ये यूकैरियोटिक होती है, ये भी आपको इसके बारे में याद रखना है, ये यूकैरियोटिक होती है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो PPLO का यहाँ फुल फॉर्म हमको बताना है बस। तो प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या फिर पोलियो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या फिर प्लूरो पोलियो लाइक ऑर्गेनिज्म, या फिर नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, प्लूरो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है ना, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। एंड ये इसका फुल फॉर्म है और ये सबसे छोटी जीवित कोशिका पाई जाती है, इसमें केंद्रक नहीं होता। ये सब मैंने आपको इसके बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेल विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, यानी कि किस कोशिकांग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइबोसोम को कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, किचन हाउस ऑफ सेल है ना, ये भी आपको याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, किचन हाउस ऑफ सेल। तो ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एंड लेवल वाले क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको इसका पेज चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्या कह रहा है, द टर्म क्रोमोजोम वॉज गिवन बाय, यानी जो गुणसूत्र यानी जो क्रोमोजोम है, ये शब्द को किसने दिया था। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ह्यूमन में कितने होते हैं, 23 पेयर जो होते हैं क्रोमोजोम होते हैं, यानी 23 जोड़ी क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से जो 22 जोड़ी होता है ये दैहिक गुणसूत्र होता है, और जो एक जोड़ी होता है दोस्तों ये लिंग का निर्धारण करता है ना, ये लिंग का निर्धारण करता है। तो फिर
ये तो आई थिंक आपको पता होगा, इम्पॉर्टेंट है और अच्छा भी है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या करा, गुणसूत्र शब्द किसने दिया था? वॉल्डेयर ने दिया था, अल्टमान ने दिया था, या कॉलिकर ने दिया था, या फिर फ्लेमिंग ने दिया था? तो वॉल्डेयर ने नहीं दिया था, यहाँ से कॉलिकर ने नहीं दिया था, फ्लेमिंग ने भी नहीं दिया था, अल्टमान यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने दिया था? अल्टमान ने दिया था क्रोमोजोम को, शब्द को, है ना। टर्म को किसने दिया था? क्रोमोजोम टर्म को अल्टमान ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, सेल वॉल इज absent in, तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो दो प्रकार के हमारे पास सेल होते हैं ना, एक प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होता है। तो सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है और किस में नहीं प्रेजेंट होता है? जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एंड जो हमारा यूकैरियोटिक होता है इसमें सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है, इसमें नहीं प्रेजेंट होता है। तो पहला बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया बिल्कुल एक प्रोकैरियोटिक है तो हो नहीं सकता। माइकोप्लाज्मा, नॉस्टॉक, एनाबिना क्या होता है? नॉस्टॉक एनाबिना भी एक बैक्टीरिया मतलब इसी का प्रकार है, ये भी एक प्रोकैरियोटिक है। अमीबा भी एक प्रोकैरियोटिक है। माइकोप्लाज्मा एक यूकैरियोटिक कोशिका है ना, पीपीएलओ, जिसको मैंने अभी आपको बताया। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्बन सबसे ज़्यादा मात्रा में नहीं हो सकता, और मैग्नीशियम नहीं, और हाइड्रोजन भी नहीं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है मानव शरीर में, क्योंकि ऑक्सीजन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, मतलब रेस्पिरेटरी और वो होता है, मतलब श्वसन लेने में, सांस लेने में ये क्या करता है? मदद करता है ना, ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन अ सेल इज, यानी कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो वाटर पाया जाता है, यानी पानी, लिपिड यानी कि वसा पाया जाता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, या फिर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, यानी न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा होगा? तो वाटर यहाँ यानी कि पानी या फिर जल जिसको हम बोले, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज कॉल्ड, यानी जो फेफड़े हैं अपने, इसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो अगर ऐसे बॉडी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट पूछे तो वो सेल होती है। तो वैसे यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम फेफड़ों यानी लंग्स की बात कर रहे हैं। तो फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? एल्वोलाई होती है, ट्रेकिया होती है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होती है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो फेफड़ों की जो है क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है ना, तो नेफ्रॉन यहाँ पर है नहीं, नहीं, नेफ्रॉन नहीं होती, नेफ्रॉन तो किडनी की होती है, मतलब कि एल्वोलाई, यानी कि इसको हिंदी में हम बात करें तो इसको हम कोपिका बोलते हैं ना, कोपिका। तो बिल्कुल एल्वोलाई यानी कि कोपिका। तो अगला क्वेश्चन क्या करा, एक्सक्रेटरी प्रोडक्शन इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स इज मेनली, तो पक्षियों और सरीसृपों यानी जो सर्प होते हैं, यानी जो सांप होते हैं, इनमें मुख्य उत्सर्जित पदार्थ क्या है? ये क्या उत्सर्जित करते हैं ना, क्या वेस्ट मटेरियल मतलब कि अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं? अमोनिया निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं, यूरिक एसिड निकालते हैं, या फिर नन ऑफ दीज? तो बिल्कुल यूरिक एसिड निकालते हैं। यूरिया तो मतलब कि एक व्यक्ति जो होता है, पर्सन जो होता है, वो इसका मतलब त्याग करता है ना, तो यहाँ यूरिक एसिड करेक्ट होगा, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। और ये सबसे ज़्यादा क्या होता है? लेस टॉक्सिक, यानी कि ये सबसे कम जहरीला होता है, और सबसे ज़्यादा जहरीला अमोनिया होता है, एंड सेकंड पे यूरिया होता है, एंड थर्ड पे यूरिक एसिड होता है, जो सबसे कम जहरीला होता है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्या कह रहा है, विच नाइट्रोजनस बेस्ड इज लीस्ट टॉक्सिक, तो कौन सा नाइट्रोजन अपशिष्ट है, वेस्ट है, सबसे कम विषैला होता है? तो सबसे ज़्यादा अमोनिया होता है, फिर यूरिया, फिर सबसे कम क्या होता है? यूरिक एसिड। तो बिल्कुल यूरिक एसिड यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी जो अपना तंत्रिका तंत्र होता है ना, मस्तिष्क का जो मतलब भाग होता है, उसकी मूलभूत इकाई क्या है? तो जैसे कि
किडनी का नेफ्रॉन होता है, किडनी का नेफ्रॉन होता है। फेफड़े का एल्वोलाई होता है, एल्वोलाई यानी कि कोपिका होता है। तो वैसे जो नर्वस सिस्टम होता है अपना, नर्वस सिस्टम का क्या होता है, न्यूरॉन होता है। तो बिल्कुल यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूरॉन होता है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, सेला टर्सिका में, मेडुला में, या फिर हाइपोथैलेमस में, या फिर थैलेमस में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक ये भी PYQ रह चुका है ना। आई थिंक अब की बार ही 2025 में ही पूछा गया है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, सेला टर्सिका में, सेला टर्सिका में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेला टर्सिका में। एंड दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो क्या करें, ऑक्सीटॉक्सिन इज सीक्रेटेड बाय, तो जो ऑक्सीटोसिन होता है इसका स्राव कहाँ से होता है। तो ये ऑक्सीटोसिन के बारे में हमको और कुछ याद रखना है, जैसे कि ये क्या होता है कि ये प्रसव के दौरान क्या करता है, संकुचन करता है। ये भी क्वेश्चन एक बार शायद पूछा है। प्रसव के दौरान संकुचन करने वाला कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। एंड सेकंड में बात करूँ, इसको लव हार्मोन भी बोला जाता है ना, इसको लव हार्मोन भी बोला जाता है। सो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो कहाँ से होता है इसका सीक्रेट, कहाँ से होता है स्रावित, पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी कि पश्च पिट्यूटरी से, या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि अग्र पिट्यूटरी से, थायराइड से, या पैंक्रियाज यानी कि अग्न्याशय से। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी कि जो पश्च पिट्यूटरी होती है, यहाँ से इसका सीक्रेशन होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोनों का ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, द साइज ऑफ विच ग्लैंड डिक्रीज विथ एज, किस ग्रंथि का आकार उम्र के साथ घटता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्या कह रहा है, पिट्यूटरी ग्रंथि होगी, या फिर थाइमस, या फिर पीनियल, या फिर एड्रीनल। तो एड्रीनल ग्लैंड, FFF से याद रखते हैं कि फाइट के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, यानी भागने दौड़ने के लिए और लड़ने झगड़ने के लिए। और पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होती है, मास्टर ग्लैंड, इसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड होती है। तो थाइमस यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, थाइमस ग्लैंड। अगला वाला ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, HIV डिक्रीज यानी HIV कब घटता है, HIV घटता है ना, HIV घटता है। तो ओनली T हेल्पर सेल, केवल T हेल्पर सेल, या फिर ऑल T हेल्पर सेल, और ओनली B हेल्पर सेल। तो पिट्यूटरी ओनली T हेल्पर सेल घटता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा आंसर। अगला वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, डेंगू फीवर स्प्रेड यानी डेंगू बुखार फैलता है। तो एडीज से फैलता है, लेकिन किससे, कौन से एडीज से, यानी कि फीमेल एडीज से फैलता है। तो एडीज एजिप्टाई से, या फिर एडीज डोनोवानी से, या फिर क्यूलेक्स फेटिगी होगा यहाँ पर, क्यूलेक्स फेटिगी, जिससे क्या होता है, फाइलियरिसिस होता है ना, हाथी पाँव, हाथी पाँव यानी फाइलेरियासिस। और फीमेल एनाफ्लीज से क्या होता है, मलेरिया। तो एडीज एजिप्टाई से डेंगू फैलता है ना, एडीज एजिप्टाई से क्या फैलता है, डेंगू। एंड नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, द कैरियर ऑफ मलेरिया इज, यानी जो मलेरिया है इसका वाहक कौन है। तो मलेरिया, डेंगू, चिकन पॉक्स, ये सब क्या होता है, सब मच्छर के द्वारा फैलते हैं, यानी कि सब मच्छर के काटने से फैलते हैं। तो मलेरिया का वाहक कौन है, फीमेल एडीज है, या फिर फीमेल एनाफ्लीज है, या फिर मेल एनाफ्लीज है। तो मेल की वजह से, मेल जो मतलब कि मॉस्किटो होते हैं, इनसे कोई मतलब रोग नहीं फैलता। तो फीमेल एडीज से तो डेंगू फैलता है। तो जो फीमेल एनाफ्लीज से क्या फैलता है, मलेरिया फैलता है। और हाँ, ये जो डेंगू बुखार होता है इसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, हड्डी
तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर, ब्रेक बोन फीवर भी इसको बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी इसको बोलते हैं। अब बायो के क्वेश्चन हो गए, अब हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, यानी इनमें से कौन गलत है। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर यानी कि परमाणु संरचना वाले चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए क्या कह रहा है, समस्थानिक में न्यूट्रॉन समान होता है। देखते हैं, समस्थानिक में प्रोटॉन समान होता है, संभारिक तत्वों में द्रव्यमान समान होते हैं और समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। तो समस्थानिक और संभारिक, आइसोबार और आइसोट्रॉप्स क्या होता है? समस्थानिक होता है जैसे हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो संभारिक की बात करें तो जैसे कि समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु क्रमांक को जेड से लिखते हैं। जेड इक्वल होता है ई के यानी इलेक्ट्रॉन के और जेड इक्वल होता है पी के यानी प्रोटॉन के। तो बिल्कुल परमाणु क्रमांक क्या होगा? समस्थानिक में परमाणु क्रमांक प्रोटॉन के समान होता है, बी सही निकल गया। और संभारिक तत्वों में द्रव्यमान समान होते हैं, तो संभारिक में बिल्कुल जो द्रव्यमान होता है वो समान होता है, तो ये भी सही हो गया। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं, तो बिल्कुल जब इनके परमाणु क्रमांक समान है तो रासायनिक गुण समान हो गए। और समस्थानिक में न्यूट्रॉन समान होता है, तो जैसे कि ये समस्थानिक है मेरे पास हाइड्रोजन H1 का, और मतलब कि 3 समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के, तो इनके न्यूट्रॉन में निकालो। तो न्यूट्रॉन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? n बराबर A-P। ए यहाँ पर परमाणु भार होता है और P यहाँ पर प्रोटॉन यानी कि परमाणु क्रमांक होता है। तो जैसे कि दूसरे वालों का निकालें तो ए हमारा 2 है और माइनस हम करेंगे 1, तो यहाँ पर 1 आ गया। और हम अगर तीसरे का निकालें तो 3 में अगर 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो समान नहीं होता है ना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा और गलत पूछा गया है। तो समस्थानिक में क्या होगा? न्यूट्रॉन समान नहीं होगा, बाकी समस्थानिक में प्रोटॉन समान होगा, संभारिक तत्वों में द्रव्यमान बिल्कुल समान होगा और समस्थानिक के रासायनिक गुण बिल्कुल समान होते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द विजिबल फील्ड। तो फिर विजिबल यानी कि जो दृश्य क्षेत्र होता है उसमें कौन सी श्रेणी पाई जाती है? तो देखिए n बराबर जो 1 होता है इस ये दृश्य पराबैंगनी क्षेत्र में पाया जाता है, पराबैंगनी। n बराबर 2 जो होता है ये दृश्य क्षेत्र में पाया जाता है, ये दृश्य क्षेत्र में पाया जाता है। n बराबर 3 क्या होता है? ये अवरक्त क्षेत्र में, बाकी इसके अलावा जो होते हैं सब अवरक्त क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो क्या कह रहा है कि कौन सा दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो n में 1 होता है और एक जो पराबैंगनी होता है ये लाइमन श्रेणी में पाया जाता है, दूसरा बामर में, तीसरा ब्रैकेट्स पाश्चन में, उसके बाद ब्रैकेट्स फंड हम्फ्री सब में क्या पाया जाता है? अवरक्त क्षेत्र पाया जाता है। तो दूसरा बाल्मर में पाया जाएगा, बामर श्रेणी में n बराबर 2 होगा, दृश्य क्षेत्र होगा और बामर श्रेणी होगी। पराबैंगनी अगर होता और लाइमन श्रेणी होता n बराबर 1 होता, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इज। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल के संदर्भ में गलत कथन है। एक परमाणु का आकार गोलाकार होता है जिसमें धन आवेश समान रूप से वितरित होता है। इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में, गले में लिखा गया, गोले में जड़ा होता है और किसी परमाणु समग्र रूप से विद्युत उदासीन होता है। ऑप्शन डी कह रहा है किसी परमाणु में धन आवेशों की संख्या ऋण आवेशों की संख्या के बराबर होती है। तो थॉमसन ने बिल्कुल कहा था कि एक परमाणु गोलाकार होता है और इसको प्लम पुडिंग मॉडल या फिर त्रिभुज मॉडल भी कहते हैं। इसमें प्लस को धन आवेश जो होता है समान रूप से वितरित होता है और ऐसे धसा होता है कि जैसे कि त्रिभुज में काले बीज धसे होते हैं। तो बिल्कुल ए ऑप्शन सही है, गलत हमको चूज करना है। क्या करा? इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोलों में जड़ा होता है, बिल्कुल जड़ा होता है।
और ऑप्शन सी कह रहा है कि परमाणु समग्र रूप से विद्युत उदासीन होता है। तो बिल्कुल इनके प्रयोग से पता चला था मतलब इन्होंने अपने प्रयोग में कहा था कि परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन डी इनके प्रयोग में ये कहीं नहीं कहा गया था कि किसी परमाणु में जो धन आवेश की संख्या है वो ऋण आवेश की संख्या के बराबर होगा, ये नहीं कहा गया था। तो यहाँ से ऑप्शन डी गलत है और मतलब राइट आंसर ऑप्शन डी है और स्टेटमेंट डी गलत होगा। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियसिस, तो यानी कि जो परमाणु की त्रिज्या होती है, त्रिज्या क्रम होता है, तो कितना होता है? 10 की पावर माइनस 10 होता है, यहाँ मीटर लिखना चाहिए था, या फिर 10 की घात माइनस 15, या फिर 10 की घात माइनस 13, या फिर 10 की घात 5। तो परमाणु का आकार जो होता है वो कितना होता है? परमाणु का आकार 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। परमाणु यानी जो नाभिक का आकार होता है वो 10 की घात माइनस 15 होता है। तो यहाँ परमाणु की त्रिज्या यानी नाभिक को ही पूछा गया है, तो 10 की घात माइनस 15 करेक्ट होगा। 10 की घात माइनस 15 क्या होता है? किसी परमाणु की त्रिज्या यानी नाभिक होता है, नाभिक का क्रम होता है। और 10 की घात माइनस 10 मीटर जो होता है ये किसी परमाणु का आकार होता है। सो आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्या कह रहा है? बंडल ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड, यानी कि ऊर्जा के बंडल को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है, पॉजिट्रॉन कहा जाता है, या प्रोटॉन कहा जाता है? तो एनर्जी के जो बंडल होते हैं उनको फोटॉन कहा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो फोटॉन कहा जाता है, एंड ये 12th NCERT में भी था, आपने कहीं फिजिक्स में भी मिल जाता है, तो फोटॉन करेक्ट होगा। अगला क्या कह रहा है? ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन के भरने के नियम को किसका नियम कहते हैं? तो हुंड का नियम, पावली का नियम, अफबाउ का सिद्धांत। तो ये जो तीनों नियम हैं, ये तीनों नियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं रिगार्डिंग टू अपने एग्ज़ाम के। बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन से बन सकते हैं, एंड ये तीनों नियम भी बहुत ईजी हैं। तो जो ऊर्जा को स्तर के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम, इसको किसने दिया था? अफबाउ ने दिया था। अफबाउ का सिद्धांत यहाँ करेक्ट होगा। और हुंड का नियम क्या था? हुंड का नियम क्या था कि किसी भी उपकोष में समान ऊर्जा रखने वाले जो कक्षक होते हैं उनको अपभ्रंश कक्षक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ऐसे हमने बनाया, तो इनको यहाँ पर अगर -1 लिया, यहाँ 0 लिया, तो यहाँ +1 हुआ, लाइक ऐसे। तो ये था हुंड का नियम। पावली का तो और इजी था। पावली का नियम क्या था? किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती। लाइक जैसे कि ये है, तो एक जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, तो इनका नियम ऐसा तो कुछ था। तो यहाँ अफबाउ का सिद्धांत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई थिंक आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे, एंड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं आज। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, यानी जो प्लैंक स्थिरांक है इसका मान कितना होता है? तो 6.62 गुणे 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड, या फिर 6.62 गुणे 10 की घात माइनस 27 जूल सेकेंड, या फिर 6.62 गुणे 10 की घात माइनस 30 जूल सेकेंड, या फिर डी ऑप्शन। तो कितना होगा? ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। तो यहाँ पावर मतलब चेंज है, बाकी सब सेम ही है। तो 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड होता है प्लैंक कांस्टेंट का मान। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्या कह रहा है? एन ऑर्बिट इज, यानी कि जो एक कक्षक होता है वो होता है। तो कौन होता है? कक्षक है। तो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ में जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, पथ होगा यहाँ पर, पथ में नाभिक के चारों ओर का स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है उसे कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन का तरंग आयाम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। कक्षक क्या होते हैं, ऑर्बिट क्या होते हैं कि नाभिक जो होता है अपने, इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं इनको ही हम कक्षक बोलते हैं ना। इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन मतलब चक्कर लगाते हैं इनको ही हम क्या बोलते हैं? कक्षक बोलते हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। सो आई थिंक आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, है ना। तो यहाँ पर भी ए ऑप्शन, यहाँ पर भी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट प्रूव्स, यानी रदरफोर्ड का प्रयोग सिद्ध करता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड का प्रयोग क्या क्या सिद्ध करता है। रदरफोर्ड का जो है मतलब परमाणु क्रमांक, वो नाभिक यानी न्यूक्लियस को सिद्ध करता है, नाभिक को। अगला क्वेश्चन क्या करा, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन पे सबसे पहले आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम क्या होता है, आवेश होता है। तो इसको किसने खोजा था, जे थॉमसन ने, नेल्स बोहर ने, या फिर चैडविक ने, या फिर मिल्कन ने। तो बिल्कुल जे थॉमसन ने खोजा था, है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को किसने खोजा था, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने खोजा था। एंड अगर बात करें न्यूट्रॉन की, तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोजा था। एंड इस पे कितने चार्ज होते हैं और E/m का मान कितना होता है, इसका मास कितना होता है, ये भी आपको इसके साथ साथ याद रखना जरूरी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, एन एटम आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन बिकम्स, एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर होता है, उस पर मतलब कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव यानी कि ऋण आवेश आता है, पॉजिटिव यानी कि धन आवेश आता है, न्यूट्रल होता है यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो होता है, या अगेंस्ट 2 पॉजिटिव चार्ज, या फिर 2 उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, यानी कि 2 धनात्मक आवेश आ जाते हैं। तो कोई मतलब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर उस पर क्या आता है, नेगेटिव, उससे पॉजिटिव आता है ना। पॉजिटिव कैसे आता है कि लाइक हमारे पास सोडियम है, सोडियम का होता है 11, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो ये बन जाता है 10, तो इस पे आ जाता है प्लस का। और जब जैसे कि हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन पे जब हम एक इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि दे देंगे, इस पे एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे थे, है ना, तो मतलब यहाँ पर सोडियम प्लस आएगा। और इस पे हम क्या कर रहे हैं, एक फ्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, तो फ्लोरीन पे माइनस का आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा है, सो आई थिंक समझ में आया होगा। तो पॉजिटिव चार्ज आता है, कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और जब ग्रहण करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है ना। अगला क्या कह रहा है, इन द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम देयर आर, यानी हीलियम नाभिक में होते हैं 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, या फिर 4 प्रोटॉन व 2 इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम नाभिक में क्या होता है, हीलियम क्या होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4, है ना। तो क्या इसमें 4 प्रोटॉन होंगे, नहीं, इसमें 2 ही प्रोटॉन होंगे, 2 ही न्यूट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, n = a-p। तो a का मान 4 है, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 ही आएगा, यानी कि जो हमारा प्रोटॉन है वो भी 2 है और जो हमारा न्यूट्रॉन है वो भी 2 है। तो कौन सा, सी ऑप्शन, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ही होंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा मेरा एक्सप्लेनेशन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट, यानी एक तत्व का परमाणु क्रमांक निरूपित करता है। क्या करता है, ZeP, इसको ऐसे ही याद रखिए, जिप, है ना। तो परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, या फिर नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, या तत्वों का परमाणु भार, या तत्वों की संयोजकता। तो तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या निरूपित करता है, तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या निरूपित करता है ना, न्यूट्रॉन की नहीं करता, परमाणु भार की नहीं करता, संयोजकता की नहीं करता। तो नाभिक में प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसको, उस पर क्या करता है, उस पर उसको निरूपित करता है, उस पर निर्भर होता है। तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। अगला वाला क्या कह रहा है इसी में, कि द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज मेड ऑफ, यानी कि परमाणु का नाभिक बना होता है। तो परमाणु का नाभिक यहाँ बीच में होता है, तो ये किसका बना होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, बाकी हमारे पास बचा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो यही होता है नाभिक में। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। सो यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई थिंक आपको एक्सप्लेन समझ में आया होगा एंड क्वेश्चंस अच्छे अच्छे होंगे आज के। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
सो लास्ट में 2-3 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं PYQ क्या कह रहा है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, यानी कि भूपर्पटी में मिलने वाला सर्वाधिक प्रचुर तत्व। तो यहाँ एलिमेंट की बात की जा रही है, तो एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम होता है तो कौन सा होगा यहाँ, Al एल्यूमिनियम। परमाणु क्रमांक इसका होता है 13 और परमाणु भार होता है 26, है ना। तो बिल्कुल यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट होगा। परमाणु क्रमांक इसका 13, परमाणु भार 26, एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर होगा। और ये PYQ क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस आई थिंक ये भी PYQ ही है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, यानी कौन जो है गैस चूने के जल को दूधिया बना देता है। तो ए ऑप्शन यहाँ नहीं लिखा गया है, तो यहाँ ऑक्सीजन इसको कर देते हैं। ऑक्सीजन समझ लीजिएगा। और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन और कार्बन डाई मोनोऑक्साइड दोनों। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन हो गया है। आई थिंक इसका तो सबको आंसर पता होगा, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो ब्रोमीन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। तो अब फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन, विच इज़ द गैस इनसाइड एन इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि जो अपना बल्ब होता है इसके अंदर कौन सी गैस होती है। नाइट्रोजन गैस होती है, आर्गन गैस होती है, बोथ A एंड B, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो बेसिकली वैसे आर्गन गैस, बट यहाँ पर आर्गन और नाइट्रोजन दिया और बोथ A एंड B दिया है। तो बिल्कुल बल्ब के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होता है और आर्गन गैस होता है। और बल्ब का जो ये टंगस्टन होता है वो किसका बना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा है एक बार। तो बल्ब का टंगस्टन किसका बना होता है, नहीं मतलब बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। टंगस्टन का बल्ब का फिलामेंट यानी तंतु, जो बल्ब जैसे कि लाइक ये बल्ब होता है, सही नहीं है बट इसमें जो मतलब लगे होते हैं, आपने देखा होगा। तो जो ये लगे होते हैं इसमें क्या होता है कि जो बल्ब का तंतु होता है, जो पतले पतले मतलब उसमें तारे ऐसे मोड़ के बैंड करके लगाई होती हैं, वो क्या होती हैं, वो होती हैं उसके तंतु। और उसमें टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सो बल्ब को इरेज करते अच्छा नहीं है। इसके बाद क्या, तो बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, आर्गन गैस दोनों गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती है। अगला क्या करा, यंग्स मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल हैज़ द सेम यूनिट, किसी पदार्थ के यंग मापांक की इकाई समान होती है, फोर्स की, प्रेशर की, स्ट्रेन की, या फिर कंप्रेसिबिलिटी की। तो कौन सा, तो किसके लिए समान होती है, फोर्स के लिए यानी कि बल के लिए, प्रेशर यानी कि दाब के लिए, या स्ट्रेन यानी विकृति के लिए, या फिर कंप्रेसिबिलिटी यानी कि जो दबाव होता है उस पर मतलब कंप्रेसिबिलिटी होती है ना, तो प्रेशर के लिए। तो प्रेशर यानी कि दाब का फॉर्मूला याद रख लेना है आपको, फोर्स अपॉन एरिया, है ना, फोर्स अपॉन एरिया यानी बल बटे क्षेत्रफल। तो प्रेशर यहाँ करेक्ट होगा, बल बटे क्षेत्रफल। यंग मापांक की इकाई के समान है, बल बटे क्षेत्रफल यानी कि प्रेशर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डबल देन द इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी, यदि दो बिंदु आवेश की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो विद्युत बल होगा। सो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमारा कूलम्स लॉ है। तो F इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेश की दूरी दोगुनी कर दी जाए, दूरी दोगुनी करनी है यानी कि इसको दोगुना करना है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स है यानी कि F है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो फोर्स यहाँ F डैश इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको सेम रहने दें, इसको हम K लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर Q1 Q2 आवेश को ऐसे लिखेंगे। सो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4R का स्क्वायर यानी कि F जो है, F यहाँ पर आ जाएगा 1/4 के। तो हाल मतलब डबल होगा, दो गुना होगा, बिल्कुल नहीं होगा, हाफ भी नहीं होगा, 1/4 हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए F इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/4 हो जाएगा, F/4 हो जाएगा, है ना। तो 1/4 हो जाएगा,
करेक्ट आंसर। तो इसको करते हैं रेज, 1/4 यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/4 यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम यह दर्शाता है कि प्रेरित धारा कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करती है, या फिर विद्युत वाहक बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करती है, या फिर धारा कुंडली की लंबाई पर निर्भर करती है, या प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुपात में होता है। तो इसकी थ्योरी पढ़ी होगी, इसके नियम अगर पढ़ा होगा किसी ने तो भी इसको पता चलेगा कि इसमें करेक्ट क्या है, नहीं तो क्वेश्चन देख के घूम जाएगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुपात में होता है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड इसकी थ्योरी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना थ्योरी के मतलब ये क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन है ये। तो बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। एंड चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये वाला कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये PYQ है और बड़ा इजी है। क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या है, टेस्ला है, वेबर है, मीटर है, गाउस है। तो टेस्ला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक टेस्ला इज इक्वल टू, रिलेशन पता होना चाहिए, 10⁴ गाउस के होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गाउस के इक्वल हो जाएगा। सो ये भी आपको साथ साथ याद करना है, वेबर नहीं होगा यहाँ पर। चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर, है ना, मीटर तो लंबाई का होता है, और गाउस मैंने बताया कि एक टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गाउस के इक्वल होता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है, अनदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज, यानी कि जो न्यूटन के प्रथम नियम है इसका अन्य नाम क्या है ना। तो जड़त्व का नियम है, कूलम का नियम है, न्यूटन का नियम है, या फिर तो न्यूटन का नियम का पूछ ही रहा है तो न्यूटन का नियम यहाँ कहाँ होगा, ओम का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, B=IR, है ना, B=IR, या फिर I=V/R, ऐसे इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। और ये मतलब इम्पॉर्टेंट भी होता है ओम का लॉ। तो ओम का लॉ भी नहीं होगा, न्यूटन का लॉ क्या है, कूलम का लॉ मैंने अभी आपको बताया क्या होता है कूलम का लॉ, F=K × Q1Q2/R², है ना। तो ये भी हो गया अपना। तो इसके बाद हम तो जो एक ऑप्शन बचा है यही अपना करेक्ट हो जाएगा, जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर में ही रहना चाहेगी, और कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति में ही रहना चाहेगी, जब तक हम उस पर क्या करें, कोई बाह्य बल ना लगाएं। तो इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और इसको गैलीलियो गैलीली ने दिया था, किसने दिया था, गैलीलियो गैलीली। बहुत अजीब नेम है बट याद रखना है, गैलीलियो गैलीली ने इसको दिया था। सो करेक्ट होगा ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन ये वाला क्या कह रहा है कि द पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, यानी ध्वनि के पिच का निर्धारण होता है वेलोसिटी यानी वेग के द्वारा, या फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के द्वारा, या फिर एम्पलीट्यूड यानी आयाम के द्वारा, या फिर टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल के द्वारा। तो ध्वनि के पिच का निर्धारण किसके द्वारा होता है, एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी में से होगा ही एक। तो आई थिंक फ्रीक्वेंसी है ना, हाँ सही है, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति या फिर बारंबारता के द्वारा ध्वनि की पिच का निर्धारण होता है। एंड अगला क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। सो ये सब क्वेश्चन भी PYQs ही हैं, मैं बताना भूल गई, ये भी PYQs ही है। क्या कह रहा है, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, विद्युत का तापन प्रभाव, प्रकाश का परावर्तन, ध्वनि का संरक्षण, या विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत घंटी जो है विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है ना। विद्युत के तापन प्रभाव पे तो हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, ये सब काम करेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड ये सब क्वेश्चन PYQ हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला कि फ्रिक्शन इफेक्ट बिटवीन लेयर्स ऑफ फॉलोइंग फ्लूइड इज नॉन एज, यानी कि परतों के मध्य घर्षण प्रभाव को कहते हैं विस्कोसिटी यानी
विस्कोसिटी यानी श्यानता कहते हैं, या फ्रिक्शन यानी घर्षण कहते हैं, या फिर सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव बोलते हैं, या फिर ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व बोलते हैं। तो ग्रेविटी नहीं बोलते, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव भी नहीं बोलते, और फ्रिक्शन बोलते नहीं, विस्कोसिटी यानी कि श्यानता बोलते हैं। और श्यानता क्या होता है कि मतलब जैसे कोई मतलब पदार्थ है तो वो कितना गाढ़ा होता है, उसकी श्यानता ज़्यादा होती है, विस्कोसिटी। तो परतों के मध्य घर्षण प्रभाव को क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी यानी कि श्यानता। और जैसे कि श्यानता सबसे ज़्यादा शहद की होती है, शहद सबसे मोटा होता है ना, शहद सबसे मोटा होता है। उसके बाद ऑयल की बात करें यानी कि तेल का होता है, इसके बाद पानी का। तो पानी का जो है विस्कोसिटी सबसे कम होता है, यानी कि पानी जो है ज़मीन पे सबसे पहले फैलता है। और अगर तेल होगा तो तेल थोड़ा मोटा होता है, तो तेल फर्श पे तुरंत नहीं फैलता। और अगर मैं बात करूँ शहद की, तो शहद बहुत ज़्यादा मतलब विस्कोसिटी होता है, बहुत ज़्यादा श्यानता प्रभाव होता है इसमें। तो ये तुरंत नहीं मतलब बहता, इसको हम फर्श पे अगर डाल दें तो बहुत टाइम लगेगा इसको बहने में, क्योंकि इसमें क्या होता है, श्यानता यानी विस्कोसिटी की सबसे ज़्यादा होती है और सबसे कम पानी में होता है। पानी तुरंत गिरता है तो बहने लगता है। सो आई थिंक क्लियर होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट एट विच ऑल रेज कन्वर्स इज टर्म एज, यानी कि वह बिंदु जिस पर सभी किरणें किरणें क्या करती है, अभिसरण करती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो दर्पण की ही बात हो रही है, तो ऐसे या मतलब जो बिंदु सब बिंदु आके जहाँ पर अभिसरण करती हैं, मिलती हैं, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं, यानी फोकल पॉइंट कहते हैं। तो अभिसारी बिंदु बोलेंगे बिल्कुल नहीं, फोकस बिंदु बोलेंगे ना, फोकस बिंदु फोकस बिंदु बोलेंगे, तो बी ऑप्शन यहाँ होगा, फोकस बिंदु। और फोकस केंद्र नहीं बोलेंगे, अभिसारी केंद्र भी नहीं बोलेंगे, तो बिल्कुल फोकस बिंदु बोलेंगे। सारी किरणें आके इसी पे मतलब टकराएंगी, मिलेंगी, तो फोकस बिंदु बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वॉयल्स लॉ होल्ड आइडियल गैसेज इन, यानी कि किसी प्रक्रिया में आदर्श गैसों के लिए वॉयल नियम सही है, यानी वॉयल का नियम मतलब बॉयल का नियम किसके लिए सही है, सम आयतनिक प्रक्रियाओं के लिए, समदाबी प्रक्रियाओं के लिए, समतापीय प्रक्रियाओं के लिए, या रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए। तो कौन सा यहाँ करेक्ट होगा, सम आयतनिक प्रक्रियाओं के लिए वॉयल्स का लो जो होता है ये सही होता है ना, सम आयतनिक प्रक्रियाओं के लिए जिसमें आयतन समान होता है। तो अगला क्वेश्चन क्या करा, दोलन जिसमें समय के साथ आयाम धीरे धीरे घटता है उसे क्या बोलते हैं, स्वतंत्र दोलन, स्वाभाविक दोलन, मंदित दोलन। तो जहाँ पर धीरे धीरे घटने की बात होती है वहाँ हमेशा मंदन होता है, यानी मंदित दोलन करेक्ट होगा। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि धीरे धीरे उसका आयाम घट रहा है, तो मंद मतलब धीरे धीरे हो रहा है, तो मंदित यहाँ करेक्ट होगा, मंदित दोलन, है ना। सो आई थिंक समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चंस। तो यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका ए होगा, एंड इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट इन अ प्रोसेस। तो किसी प्रक्रिया में एंट्रोपी नियत रहती है, तो समदाबी में, समायतन में, रुद्धोष्म में, या फिर समतापी प्रक्रम में। तो किस प्रक्रम में क्या होता है, एंट्रोपी नियत रहती है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में, एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस यानी रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, एंट्रोपी नियत रहती है। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैग्नीफीड इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय विच मिरर, यानी कि एक आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा बनता है, कॉन्वेक्स के द्वारा यानी कि उत्तल के द्वारा, प्लेन के यानी समतल दर्पण के द्वारा, या फिर कॉनकेव यानी अवतल दर्पण के द्वारा, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड यानी कि प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लास्ट दो क्वेश्चन और है अपने पास, है ना। ये वाला क्वेश्चन ये भी PYQ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, यानी तापमान का SI मात्रक क्या है, कैंडेला है, और मीटर है, या फिर मोल है, या फिर केल्विन है। तो बिल्कुल केल्विन होगा, केल्विन होगा, है ना, केल्विन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कैंडेला क्या होता है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का होता है, और मीटर लंबाई का होता है, और मोल पदार्थ की मात्रा का होता है। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी। तो डेराइव्ड यानी व्युत्पन्न मात्रक कौन है, तो फोर्स है, टाइम है, लेंथ है, मास है। तो टाइम, लेंथ, मास एंड अपने 7 क्या होते हैं, 7 होते हैं अपने
यूनिट जो होते हैं वो डिराइव्ड नहीं, मतलब 7 को छोड़ के जितने होते हैं सब डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं। तो यहाँ फोर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड आज के अगले लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैक्सिमम इलास्टिसिटी इज इन। तो अधिकतम प्रत्यास्थता किसमें है, किसमें है ना, किसमें है। तो रबर में है, सिल्वर में है, ग्लास में है, स्टील में है। रबर में है या फिर सिल्वर की बात करूँ मैं, चांदी में है, इसका प्रतीक Ag होता है ना, चांदी का Ag। ग्लास में होता है या स्टील में, स्टील को बोलते हैं इस्पात, ऐसे लिखा जाता है इस्पात, स्टील को बोलते हैं इस्पात। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, स्टील का ही होता है, इस्पात का ही सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी होता है ना। इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा किसका होता है, प्रत्यास्था स्टील का ही होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एंड ये आज का था लास्ट क्वेश्चन। सो आई थिंक आज के क्वेश्चन अच्छे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।